So the last time we discussed that how we will be calculating the net salary for the employees of Alpha Limited. So डेटा में हमको 6 लोगों का डेटा मिला है जिनके नाम के आगे उनकी कैटेगरी लिखी हुई है और एलिजिबल फॉर HRA 2 कॉलम्स हैं, और हमको ये सारे कॉलम्स कैलकुलेट करने थे. बेसिक सैलरी निकालनी थी, डियरनेस पे निकालना था, और डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, और लास्ट में हमने HRA कैलकुलेट किया था. So let me also open up the file. सो HRA तक हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई थी, हमने HRA कैलकुलेट कर लिया था. अब हमें बात करनी है ग्रॉस सैलरी की. सो प्लीज़ लेट मी नो हम कैसे ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए फॉर ग्रॉस सैलरी? सम फॉर्मूला. गुड मनीष. तो हम सम फॉर्मूले में अब उन सारे के सारे सेल्स को इंक्लूड करेंगे जिनको हमें ऐड करना है. तो हमेशा बात शुरू होती है बेसिक सैलरी से. तो यहाँ बेसिक सैलरी के कॉलम से हम सिलेक्शन शुरू करेंगे जो कि D6 है मेरी शीट में. D6 से लेकर हम I6 तक इस सम फॉर्मूले में इनपुट को डालेंगे. तो D6 कोलन I6 करके हमारे शीट में कैलकुलेशन करना है, हमें सम निकालना है. तो जैसे ही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो उसका सम बन के यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की तरह नज़र आने लगेगा. सो आकाश के लिए हमारी सैलरी जो कैलकुलेट हुई है 70,125 है. एंड फॉर हरमीत हु इज़ द लास्ट पर्सन इन द डेटा सेट, उसके लिए 35,225 ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हुई है. चलिए अब हमें GPF कैलकुलेट करना है. तो GPF के लिए कैलकुलेशन बताया गया 10% ऑफ ग्रॉस. तो अब इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, फटाफट चार्ट में बता दीजिए. 0.1 स्टार ग्रोस. 0.1 यानी 10% स्टार ग्रॉस सैलरी जो कि हमारे पास J6 में है. सो अब हम इसको ड्रैग करके जनरल प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन निकाल सकते हैं. अब इनकम टैक्स के लिए 8% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस सैलरी है. सो क्या फॉर्मूला बनेगा? यस 0.08 स्टार ग्रॉस सैलरी को रेफरेंस कर देंगे, फिर दोबारा J6, और आपकी ये इनकम टैक्स की भी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी. अब नेट सैलरी के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? नेट सैलरी के लिए क्या फॉर्मूला लिखा जाए? इतना टाइम लग रहा है. नेट सैलरी में क्या करते हैं हम? ग्रॉस सैलरी में से क्या ट्रीटमेंट करना होता है ग्रॉस सैलरी के ऊपर की नेट सैलरी आए? GPF और इनकम टैक्स माइनस होगा. हाँ, तो ग्रॉस सैलरी J6 माइनस GPF का K6 माइनस इनकम टैक्स का
L6। तो ये हमारी नेट सैलरी कैलकुलेट होकर आ चुकी है। सो ग्रॉस ये है और नेट सैलरी इतनी आती है। चलिए तो अब हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हुआ है। इस को हमेशा ध्यान रखेंगे। इसको कॉपी, कंट्रोल V, ठीक है। तो हमने अभी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली है, हर चीज कैलकुलेट कर चुके हैं हम। अब अगली चीज है फॉर्मेटिंग ऑफ अमाउंट्स। तो फॉर्मेटिंग ऑफ अमाउंट्स कर लेते हैं। हमारे सारे अमाउंट बेसिक सैलरी वाले कॉलम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से लेकर एंड तक नेट सैलरी वाले कॉलम तक हमको क्या करना है, जनरल की जगह पर अकाउंटिंग फॉर्मेट चूज करना है और फिर करेंसी सिंबल चेंज करके रुपी में करना है। तो ऐसे हमने फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल अमाउंट्स कर ली है। तो सारी की सारी अमाउंट्स हमें जो नज़र आ रही हैं वो अब रुपी साइन के साथ ऐसे डेसिमल पॉइंट्स के साथ नज़र आ रही हैं। तो ऐसे हमने फॉर्मेटिंग ऑफ अमाउंट भी कर लिया है। अब बात आती है शेडिंग एंड बॉर्डर्स के लिए। तो किस किस को याद है कि शेडिंग और बॉर्डर्स के लिए हम क्या करते थे? ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली है अपनी। अब मुझे क्या करना चाहिए शेडिंग एंड बॉर्डर्स के लिए? क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम? फॉर्मेट एज टेबल। वेरी गुड। तो यहाँ पर होम टैब में, होम टैब के स्टाइल्स वाली टाइल में आपको फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन मिलता है। इसमें से आप कोई भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई चूज दिस स्टाइल। सॉरी, मुझे ऑल्टरनेट कलर्स वाली चाहिए, तो आई विल टेक दिस स्टाइल। तो मेरी फॉर्मेटिंग, मेरी शेडिंग और बॉर्डर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो ये बॉर्डर यहाँ पर लग गया है। मैं चाहता हूँ कि साथ में एक और बॉर्डर हो, एक थिक बॉर्डर हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे हमारा जो शेडिंग और बॉर्डर्स का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बात आती है ऑटोमेशन की, राइट? ऑटोमेशन कैसे किया जाए? सो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ऑटोमेशन करना काफ़ी आसान है, जहाँ पर हमें, जैसे डियरनेस पे वाला फॉर्मूला है, तो डियरनेस पे वाले फॉर्मूले में हमें क्या ऑटोमेट करना है? फॉर्मूला था 0.5 स्टार D6। क्या ऑटोमेट करना है इस फॉर्मूले में? कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है? मान लो आगे जाके डियरनेस पे की पॉलिसी चेंज हो गई, परसेंटेज में प्रॉब्लम आ सकती है। आज 0.5 है, कल को अगर कुछ और हो गई तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम टेबल के ऊपर थोड़ी जगह बनाते हैं। सो इंसर्ट में जाके रोज़ पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे हम रोज़ निकाल सकते हैं। तो ये रोज़ आ गई हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे डियरनेस पे, और यहाँ पर हम अपनी परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। तो मान लो हमने मेंशन करी 50%। 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ व्हाट? डियरनेस पे बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BS या फिर
बेसिक सैलरी। अब 50% हमने अलग सेल में इसलिए रखा है ताकि हम इसे रेफरेंस कर सकें। तो डियरनेस पे वाले कॉलम में हम जाएंगे और 0.5 की जगह पर इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। काम खत्म हो गया या कुछ और करना रहेगा? फॉर्मूला कंप्लीट है। हाँ, डॉलर साइन लगाने हैं और डॉलर साइन लगाने के लिए एक आसान तरीका क्या है, F4 की को प्रेस कर दीजिए तो B और 5 दोनों के आगे डॉलर साइन लग जाएंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले को स्ट्रेच कर देंगे तो हमारे पूरे फॉर्मूले में हम अब देख रहे हैं कि डॉलर साइन के साथ में ऑटोमेशन कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़िया। डियरनेस अलाउंस का ये फॉर्मूला है, क्या ऑटोमेट करना है? जल्दी जल्दी बताते जाओ। परसेंटेज ही होगी। परसेंटेज ही हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी और डियरनेस पे है वो तो हर बार चेंज होता चला जाएगा। तो 41% की जगह पे करेंगे। सो डियरनेस अलाउंस 41% लिख देंगे यहाँ पर ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे। तो अब हम यहाँ पर डियरनेस अलाउंस के फॉर्मूले में जाएंगे। 0.41 की जगह पर हम इस सेल को सोर्स कर देंगे, F4 प्रेस कर देंगे तो हमारी इस पूरी शीट में हमको ऑटोमेशन का फ़ायदा हो जाएगा, राइट। ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस के लिए हमने इफ फॉर्मूला का यूज़ किया था। क्या इसको ऑटोमेट करा जा सकता है? मान लो कल को पॉलिसी चेंज हो जाती है, अभी 5-4-3 था, यानी ए कैटेगरी वाले को 5,000, फिर 4,000, फिर 3,000 मिलता था। मान लो पॉलिसी चेंज हो जाए 6-5-4 हो जाए, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ऑटोमेट? 5,4 और 3,000 के लिए वो बना लेंगे अलग से सेल में। अलग से सेल बनाया जा सकता है, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जो पूरी की पूरी टेबल है, क्योंकि इस सेम लॉजिक के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आज जो बेसिक सैलरी ए वालों की है वो 25,000 थी, 20,000 थी, फिर 15,000 थी, तो हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पूरी टेबल को यहाँ पर बना लेंगे। तो हम यहीं पर एक टेबल बनाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कैटेगरी, फिर डालते हैं बेसिक सैलरी, ट्रैवल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। अब ए, बी और सी कैटेगरी आ गई। सैलरी में हमें लिखना है 25,000, 20,000, 15,000। ट्रैवल अलाउंस में लिखेंगे 5,000, 4 और 3। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी हम यहाँ से उठा सकते हैं, 1,000, 800 और 500। तो ये हमारी एक छोटी सी टेबल प्रिपेयर हो गई। अब इस टेबल को यूज़ करके हम बेसिक सैलरी, ट्रैवल अलाउंस और सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस तीनों कॉलम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं।
सबसे पहले बेसिक सैलरी वाला करते हैं। तो बेसिक सैलरी वाला जो हमारा कैलकुलेशन था उसमें हम क्या चेक कर रहे थे, B14 इज इक्वल टू A। अगर A है तो 25,000, B है तो 20,000, A और B दोनों में से कुछ नहीं है तो 15,000। तो इसमें बताइए क्या क्या ऑटोमेट होगा। क्या क्या ऑटोमेट होगा इस फॉर्मूले में। ए बी और सी हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगी। क्या हमें सी को करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सी को मेंशन नहीं करते हैं। हमने फॉर्मूले में सिर्फ ए और बी मेंशन किया है। तो ए को इन्वर्टेड कॉमास की अब ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सेल का रेफरेंस डाल देंगे, E6 डाल देंगे। हम चेक करना चाहते हैं कि जो B14 में लिखा हुआ है क्या ए के कैटेगरी के बराबर है। तो अब F4 साथ में दबाते चलिए। 25,000 की जगह पर 25,000 का सेल सेलेक्ट कर लीजिए, F6। B की जगह पर आप B वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए, E7। 20,000 की जगह पर आप इस सेल को सेलेक्ट करिए और 15,000 की जगह पर आप इस सेल को सेलेक्ट करिए और F4 दबाते चलिए। तो अब आपकी जितनी भी सैलरी है, बेसिक सैलरी वाला कॉलम है, वो ऑटोमेट हो चुका है। ओके, उसी तरीके से हम ट्रैवल अलाउंस को भी कर सकते हैं। ए की जगह पर हम ए वाला सेल डालेंगे, F4 दबाइए। 5,000 की जगह पर 5,000 का सेल सेलेक्ट करिए, F4। बी की जगह पर बी का सेल, 4,000 की जगह पर 3,000 की जगह पर हम डालेंगे G8 और उसको भी फिक्स कर लेंगे। तो हमारे सारे के सारे सेल्स में हमें दिख रहा है कि अब फॉर्मूला चेंज हो गया। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ए की जगह पे E6, 1000 की जगह पर H6, बी की जगह पर E7, 800 की जगह पर H7 और 500 की जगह पर H8 आएगा। और ऐसे हमारा सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक सारे कॉलम्स को ऑटोमेट कर लिया। अब बात आती है HRA की। तो HRA के लिए हमें क्या ऑटोमेट करना है। HRA वाले फॉर्मूले में हमें क्या ऑटोमेट करना होगा। हम चेक कर रहे हैं कि क्या C14 में एलिजिबिलिटी यस है या नहीं। फिर वैल्यू अगर ट्रू आती है, यानी कि यस लिखा हुआ है, तो हम 30% निकाल रहे हैं बेसिक प्लस डीपी का। ठीक है, बेसिक सैलरी और डियरनेस पे का 30% कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम HRA नहीं दे रहे हैं। तो क्या ऑटोमेट करेंगे इसमें। जल्दी से बता दीजिए। %30। सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि हम HRA के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन डालें। हाउस रेंट अलाउंस 30%, और जो ऊपर लिखा था हमने उसी को कॉपी कर देते हैं, बेसिक प्लस डियरनेस पे। अब आप HRA वाले कॉलम में आइए और यहाँ पर हमको बस जो चीज़ चेंज करनी है वो ये है कि हम 0.3 की जगह पर इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और F4 प्रेस कर देंगे।
तो हमारा फॉर्मूला अब ऐसा दिखाई पड़ेगा। ग्रॉस सैलरी के लिए सेम प्रोसीजर हमको अडॉप्ट करना है। ग्रॉस सैलरी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑटोमेट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर एक सिंपल सम निकाल रहे हैं। तो जीपीएफ में हमको यहाँ पर 10% जो दिया हुआ है उसको ऑटोमेट करना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल लेते हैं। GPF is 10% of gross salary and IT or income tax is equal to 8% of gross salary। ऊपर वाले ही सेल को कॉपी कर लेते हैं। अब आखिरी स्टेप जो है हमारा यहाँ पर वो यही है कि हम जीपीएफ वाले फॉर्मूले में 0.1 की जगह 10% को सोर्स कर देंगे। F4 दबा दीजिए, काम ख़त्म। इनकम टैक्स में 0.08 वाले फिगर को सेलेक्ट करके 8% पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर F4 नहीं दबाया तो ये कैलकुलेशन बिगड़ गई है। F4 प्रेस कर दीजिए, कैलकुलेशन ठीक हो गई है। ओके, तो अब हमारी जो टेबल है वो ऑटोमेट हो गई है। अगर कल को कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो हमें क्या करना है, हमें इन सारे सेल्स में कुछ चेंजेस कर देने हैं। मैं इनकी जगह पे इनपुट डाल रहा हूँ। तो सेल स्टाइल में जाके इनपुट, नाउ इन दिस एक्सेल शीट हमने ये तो तय कर दिया कि अगर इन पॉलिसी पैरामीटर्स यानी 50%, 41%, 30%, 10% में चेंजेस आते हैं तो हम यहाँ पे इस सेल में चेंज करेंगे। मान लो हम तय करते हैं डियरनेस अलाउंस 41% नहीं 43% पे मिलेगी, तो यहाँ पे चेंज करिए, आपकी डियरनेस अलाउंस अपने आप रिवाइज हो जाएगी। बट अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो ये कैटेगरीज अवेलेबल हैं वो कैटेगरीज बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे। मान लो A, B, C एक D कैटेगरी आ जाती है, तो उसको ऑटोमेट करने का क्या तरीका हो सकता है। तो हम अब जानेंगे कि अगर कैटेगरी एक बढ़ जाती है, मान लो एक D कैटेगरी आ जाती है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। हमको सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सारा का सारा कैलकुलेशन A, B और C पे बनाया है। ठीक है, तो अगर कैटेगरी एक बढ़ जाती है तो बहुत काम बढ़ जाएगा, फिर से सारी शीट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उस काम को आसान करने के लिए हम आज एक नई चीज़ के बारे में जानेंगे, जो है यूजिंग VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन हमको अलाउ करता है कि हम एक टेबल में से किसी एक कॉलम की वैल्यूज़ को मैच करके किसी दूसरे कॉलम में से एक वैल्यू को निकाल लें। तो समझ लेते हैं, अलाउज अस टू मैच अ वैल्यू in one column of a table to extract a value from other column in the same cell, in the same table।
अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा समझने में, बट इस प्रॉब्लम को थोड़ा आसान करते हैं। अब हमारी टेबल क्या है? हमारी टेबल ये है, इसको फॉर्मेट एज टेबल भी कर लेते हैं, ठीक है। हमारी ये टेबल है और इस टेबल में हमें पता है कि A, B, C कैटेगरीज हैं। अब कल को अगर हम कोई नई कैटेगरी बनाते हैं तो हम यहाँ पर D नाम डाल सकते हैं और अपने आप टेबल आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। सो क्या करेंगे, हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो VLOOKUP के पार्ट्स को देखते हैं। VLOOKUP फंक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स, नम और रेंज लुकअप। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो है लुकअप वैल्यू, पार्ट 2 है टेबल, आई गेस टेबल एरे, कॉल इंडेक्स, नम, टेबल एरे #3 कॉल इंडेक्स नम, और आखिरी पोर्शन जो है वो है रेंज लुकअप। चलिए, आपको VLOOKUP फंक्शन को यूज करने के लिए 4 इनपुट देने हैं। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जो हम ढूंढना चाहते हैं, वैल्यू टू बी सर्च्ड। अब अगर मुझे पता चल जाए कि आकाश की कैटेगरी A है, तो मुझे पता है कि इस टेबल में जहाँ पे बेसिक सैलरी, ट्रैवल अलाउंस और CCA दिया हुआ है, उसकी जो पहली रो है, A वाली रो है, उसमें ही मुझे काम है। उसके अलावा B और C से क्या मुझे मतलब है? नहीं है। क्योंकि आकाश की कैटेगरी A कैटेगरी है, तो हम A कैटेगरी को ही सर्च करना चाहते हैं। फिर टेबल एरे इनपुट में हमें बताना है कि वेयर इज द टेबल ऑफ वैल्यूज। अब अगर आकाश की सैलरी हमें निकालनी है तो वो किस टेबल से निकालनी है? इस टेबल में से निकालनी है जहां पे बेसिक सैलरी कैटेगरी वाइज गिवन है, और कहीं और से तो हम टेबल निकाल नहीं सकते। कॉल इंडेक्स नम उस टेबल का कौन सा कॉलम है, विच कॉलम टू यूज। अच्छा चलिए, अगर हमारी ये टेबल है और मुझे बेसिक सैलरी निकालनी है, और ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगर मुझे आकाश की बेसिक सैलरी निकालनी है कैटेगरी देखकर, तो कौन सा कॉलम, कौन से नंबर का कॉलम मुझे ढूंढना है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। अगर मुझे आकाश की सैलरी, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी ढूंढनी है इस टेबल में, और इस टेबल में 4 कॉलम हैं, तो मुझे कौन से नंबर का कॉलम ढूंढना है? किस कॉलम से मुझे बेसिक सैलरी मिल सकती है? कौन से नंबर का कॉलम होगा? नंबर बताओ, नंबर। सेकंड होगा। तो कॉल इंडेक्स नम में हमेशा उस कॉलम का नंबर आएगा। यहां लिखा हुआ ना कॉल इंडेक्स नम। कॉल इंडेक्स नम का मतलब यही है कि आपको यहां पे नंबर डालना है, ठीक है। तो विच कॉलम टू यूज में
विच कॉलम टू यूज, और आंसर में क्या डालना है, नंबर। अब आखिरी बात आती है रेंज लुकअप की। अब रेंज लुकअप में आपके दो टाइप के इनपुट होते हैं, या तो आपको ट्रू लिखना होता है, नहीं तो आपको फॉल्स लिखना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये इसको पेंडिंग में डाल देते हैं। ठीक है, अभी इन सिर्फ 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मान लो कि मुझे बेसिक सैलरी वाला कॉलम जो है अपना ऑटोमेट करना है इस कैटेगरी के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, तो हमने इफ फॉर्मूला लगाया था, ये तो सबको ध्यान ही है, देखा ही हुआ है। अब इफ फॉर्मूले की जगह पे हम यहां पर वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। वी लुकअप, तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू होगी ए, यानी कि जो ये कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है आकाश की, वो वैल्यू मुझे यहां पर सर्च करनी है, क्योंकि सब कुछ कैटेगरी से ही जुड़ा हुआ है। अगर गलत कैटेगरी होगी तो गलत इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब टेबल एरे मुझे बतानी है कि टेबल एरे कौन सी है, उसमें टेबल कौन सी है। तो टेबल एरे हमारी ये है, टेबल 3। सेलेक्ट करते ही उसने दिखा दिया टेबल 3। अब कॉल इंडेक्स नम, इसमें मुझे क्या आंसर डालना है, जैसा जतिन ने बोला मुझे डालना है 2। अगर मुझे बेसिक सैलरी ढूंढनी है तो मुझे डालना है 2। और यहां पर रेंज लुकअप में अभी मैं आंसर डालूंगा फॉल्स। फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच, मुझे इस वैल्यू का एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच कर दीजिए, फॉल्स लगा दीजिए यहां पर, और आपका फॉर्मूला कंप्लीट है। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं सबकी सैलरी सही सही निकल कर आ गई है। काम करने का तरीका क्या है इस फॉर्मूले का, ये भी देख लीजिए। सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, एफएक्स पे जाएंगे। ठीक है, लुकअप वैल्यू यानी मैंने क्या वैल्यू ढूंढनी थी, मैंने ए वैल्यू ढूंढनी थी। कहाँ ढूंढनी थी, टेबल 3 में ढूंढनी थी, यानी ये जो टेबल बनाई हुई है उसमें ढूंढनी थी। कौन से कॉलम की वैल्यू निकालनी है मुझे। एक बार कैटेगरी मैच हो जाएगी तो बेसिक सैलरी वाला कॉलम यानी सेकंड कॉलम में से मुझे वैल्यू निकालनी है। और रेंज लुकअप मैंने फॉल्स किया हुआ है, क्योंकि मुझे ए का जो कैटेगरी में ढूंढ रहा हूं उसका एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहां पर फॉल्स डालेंगे एंड प्रेस ओके, और आपकी बेसिक सैलरी अब यहां पर आ जाएगी। अब ऐसे में अगर मान लो कि एक कैटेगरी और ऐड हो जाती है, डी कैटेगरी भी आ जाती है, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली डी वाली जो कैटेगरी है वो टेबल 3 का पार्ट है। और अगर मैं यहाँ पर बेसिक सैलरी डालता हूँ डी कैटेगरी के लिए 10,000 और आकाश की कैटेगरी चेंज करके कर देता हूँ डी कैटेगरी, तो अपने आप 10,000 आ जाएगा। समझ रहे हैं ये काम कैसे हुआ, या यहाँ कंफ्यूजन है, पूछिए। सबको बात समझ में आई है, यस नो, कोई आंसर दीजिए। ये क्या हुआ हमारे साथ, हेलो कोई है। सर एक बार वी लुकअप का फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करिए। थैंक यू। हमने वी लुकअप एक्सप्लेन करने से पहले
एक प्रॉब्लम बताई थी। क्या प्रॉब्लम थी वो किसी को याद है? क्या प्रॉब्लम है? कैटेगरी बढ़ानी पड़े। हाँ, तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कैटेगरी बढ़ गई, आज 3 कैटेगरी हैं ए बी सी, कल को डी कैटेगरी आ गई, तो क्या करेंगे? फिर क्या इफ़ फार्मूले में दोबारा एक इफ़ फार्मूला लगाएंगे? तो वो बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। उस काम को ना करने के लिए, उस ज़्यादा बड़े काम को ना करने के लिए हमने एक और तरीका निकाला, वो था वी लुकअप का रास्ता। वी लुकअप में कैसे काम कर सकते हैं उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले वी लुकअप के पार्ट्स को देखा। हर फंक्शन में, एक्सेल के हर फंक्शन में एक इनपुट लगता है, तभी तो आउटपुट आएगा। इनपुट में हम जो डालते हैं वो अगर ध्यान से डालेंगे तो आउटपुट भी सही आएगा। तो इनपुट में पहली चीज़ आती है लुकअप वैल्यू, कि हमें कौन सी वैल्यू को ढूंढना है। लुकअप का जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? ढूंढना। अगर कोई वर्ड नहीं आता है तो हम कहते हैं प्लीज लुक इट अप इन द डिक्शनरी, है ना। तो यहाँ लुकअप वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू कौन सी ढूंढनी है, और एक्सेल को पता है पहले से कि वैल्यू किस कॉलम में ढूंढी जाएगी, तो हमको बस उसे बतानी है कि वैल्यू कहाँ ढूंढनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू टू बी सर्च बताते हैं। हमारे आकाश वाले केस में जो कैटेगरी ओरिजिनली थी वो क्या थी? ए कैटेगरी थी। तो वैल्यू टू बी सर्च क्या हुई? ए, ठीक है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ए कैटेगरी को ढूंढ रहे हैं। तो ए कैटेगरी एक्सेल को पता है, उसे पहले वाले कॉलम में ही ए कैटेगरी को ढूंढना है। अब पर एक्सेल को ये नहीं पता कि कहाँ ढूंढनी है, तो हम उसे बताते हैं विच टेबल, वेयर इज टेबल ऑफ वैल्यूज। शीट में, एक्सेल शीट में बहुत सारे सेल्स हैं, बट किस में से ढूंढनी है, वो टेबल कौन सी है, तो उस टेबल की हमने वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। तो हमने यहाँ बताने हैं सेल्स ऑफ द टेबल, तो हम यहाँ पर बता देंगे सेल्स ऑफ द टेबल। फिर बात आती है कॉल इंडेक्स नम की, यानी कि विच कॉलम, किस कॉलम नंबर में ढूंढनी है। हमारी टेबल है ये, इस टेबल में अगर मुझे बेसिक सैलरी चाहिए तो कौन सा नंबर का कॉलम चाहिए? अभी जतिन ने बताया था, बेसिक सैलरी सेकंड में ढूंढनी है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस सीसीए ढूंढना है तो कौन सा कॉलम होगा? फोर्थ होगा, ठीक है। तो हमें एक्सेल को 3 चीज़ें मोटी मोटी बतानी है। पहली, क्या ढूंढना है, दूसरी, कहाँ ढूंढना है, और तीसरी, जो हमने टेबल बताई है जिसमें ढूंढना है उसके कौन से कॉलम में ढूंढना है। तो एक्सेल अपने आप ढूंढ लेगा, ठीक है। हमने उसे कैटेगरी बता दी है तो उसे पता है कि इस रो की बात है, बट उसे अब पता लगाना है कौन से कॉलम में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। नंबर बता दोगे तो उसे पता चलेगा अच्छा ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और रेंज लुकअप जो आखिरी इनपुट होता है वी लुकअप का, उसमें हम एक्सेल को बताते हैं अगर हमने ट्रू बताया है, ट्रू बताया है तो इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेट मैच करना है। इसका यूज़ बाद में कहीं पर आएगा, ठीक है। अभी के लिए बस ये मान के चलना है कि हमें यहाँ पर फॉल्स डालना है। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है। कभी कभार तो अगर मैंने कॉलेज में अपने कुछ ऑडिशंस दिए थे, थिएटर में मेरी हॉबी थी, तो मैं थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड रहता था, बहुत सारे प्लेस करे हैं मैंने, तो ऐसे ही मूवीज़ के भी ऑडिशन देने जाया करता था। तो कभी कभार तो जो ऑडिशन की कॉल होती थी, तो ऑडिशन कॉल में लिखा होता था कि
मोर देन 20 एज, ठीक है, 20 ईयर्स और ओल्डर। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, उन्होंने एक रेंज बता दी 20 प्लस, या फिर बोलते थे 20 टू 25 ईयर्स ओल्ड। तो वो क्या हो गई, रेंज हो गई। बट अगर किसी ने स्पेसिफिक बताया, उसने कहा कि ब्लू कलर्ड आईज, अब तो ये रेंज तो नहीं हो सकती, राइट? या तो तुम्हारी आंखें ब्लू होंगी या नहीं होंगी, ठीक है? या फिर 6 फुट 4 इंचेस टॉल, तो या तो आपकी हाइट 6 फुट 4 इंच होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 फुट 4 इंच को रेंज मान के चलो। बट 6 to 7 फीट ये एक रेंज है, ठीक है? तो जब कभी हमें रेंज में सर्च करना होता है तो हम ट्रू यूज करते हैं, क्योंकि हमें रेंज में लुकअप करना है। जब हम रेंज लुकअप को फॉल्स कर देते हैं तो मतलब हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, यही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो टेबल में से भी हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ए कैटेगरी चाहिए, ए के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। समझ रहे? तो अब जैसे ही कोई डी कैटेगरी बनेगी, बिजनेस की पॉलिसी चेंज होती है, डी कैटेगरी के भी एम्प्लॉयज़ आने लगते हैं। तो अब जब डी कैटेगरी बनेगी तो डी कैटेगरी का एक रो बनेगी इस टेबल में, उनकी बेसिक सैलरी, ट्रैवल अलाउंस आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस कैटेगरी में जाके आकाश की कैटेगरी को करना है डी कैटेगरी, और अपने आप उसकी बेसिक सैलरी चेंज होके 10,000 हो जाएगी। मान लो आकाश की सैलरी कैटेगरी चेंज होके हो गई सी कैटेगरी, तो अपने आप 15,000 लग जाएगा। कोई इफ फॉर्मूला का फंडा नहीं, कोई भी कंडीशन को चेक करने का प्रॉब्लम नहीं, हमें बस कैटेगरी को मैच करना है। थोड़ा क्लियर हुआ? यस, नो? यस सर। तो देखो, अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बताया है। बताना एक पोर्शन है लर्निंग का, इस चीज़ को आपको अपने हाथों से खुद करना होगा। इसके साथ में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करके देखने पड़ेंगे कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है? और इन एक्सपेरिमेंट्स को जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप मेरे पास भी जेन्युइन डाउट्स या प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आओगे। सर ऐसा नहीं हो पा रहा है, सर मैंने तो ऐसा किया था बट ये काम नहीं कर रहा है, एरर दिखा रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो आप लोग जब अपने हाथों से इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक ऐसे डाउट्स मेरे सामने नहीं आएंगे। और मुझे पता है कि जब तक ये डाउट्स आप लोग मेरे सामने लेकर नहीं आ रहे हो, इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ऐसे डाउट्स आए, ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीखने का मतलब ही वही है कि हम गलतियां करें, ठीक है? अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं काम आएगा, कन्फ्यूजन बना रहेगा। और प्रैक्टिकल में आपको बस मेरा ये वीडियो होगा आपके पास में कि सर ने तो ऐसे किया था पर मेरा तो हो नहीं रहा है। सो वो लर्निंग कैसे आती है, वो लर्निंग करने से ही आती है। तो बेसिक सैलरी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर लिया है, वी लुकअप वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ चैट में डाल दिया। अच्छा, अभी वी लुकअप वाला फॉर्मूला जो मैंने चैट में डाला है उसमें कुछ अलग है। कौन बता सकता है क्या अलग है? पहले कुछ और दिखाई पड़ता था, अब कुछ और दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सोचो इस बारे में, क्या अलग है इस फॉर्मूले में? जल्दी बताओ, टाइम निकला जा रहा है।
एनीथिंग डिफरेंट इन द फॉर्मूला या फिर सब सेम है? यस, मनीष, जतिन, आरती, सब समझ में आ रहा है फॉर्मूले में? सब लोग एक साथ बाथरूम चले गए? कोई है? हेलो? सेम सा लग रहा है। सेम सा लग रहा है बट फिर भी कुछ डिफरेंट है ना, वो बताओ ना क्या डिफरेंट लग रहा है। क्या इससे पहले तुमने एट द रेट वाला सिंबल देखा था किसी फॉर्मूले में? नहीं देखा ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, एट द रेट लिखा हुआ है, कुछ होगा यार, पता नहीं। हैशटैग कभी लिखा हुआ देखा था इससे पहले किसी फॉर्मूले में? हैं? नहीं पता। नहीं ना, तो कुछ डिफरेंट है ना इस फॉर्मूले में, कुछ अलग सा है, तो इसको पूछोगे नहीं तो फिर लर्निंग कैसे होगी? देखो, मैं तो मान लूँगा आप लोगों को आता है, मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा। कल को जब आप अपना कॉलेज क्रॉस करके सब कुछ पास वगैरह करके किसी ऑफिस में बैठे होगे, जॉब कर रहे होगे, तो कोई कहेगा यार कि ये एक्सेल में ना वी लुकअप फार्मूला लगाया था, ये ना काम नहीं कर रहा, और वहाँ देखोगे एट द रेट लिखा हुआ है, हैशटैग लिखा हुआ है, यार ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखिए, मेरे सब्जेक्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका आंसर नहीं है। होता है ना कभी कभार कई सब्जेक्ट्स में कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है तो होता है, इसका कोई वो नहीं है ना। तो कंप्यूटर्स लॉजिक पे चलते हैं, प्रोग्रामिंग, कैलकुलेशन सब लॉजिक पे चलता है। लॉजिक समझ में आ गया तो आप किसी काम को कर सकते हो, लॉजिक समझ में नहीं आया, लाख कोशिशें करते रहो, नहीं आएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज़ को, इसका मतलब क्या है। आगे के जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया था, हमने दोनों टेबल्स को, ऊपर वाली टेबल इसको भी फॉर्मेट एज टेबल किया था, और ये जो नीचे वाली हमने कैलकुलेशन वाली टेबल बनाई थी इसको भी हमने फॉर्मेट एज टेबल किया था। याद है? हाँ या ना? किया था। तो अब जैसे ही आप किसी भी सेल रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके जो कॉलम्स हैं, यानी कैटेगरी एक हेडिंग है, उसका एक कॉलम बना हुआ है, तो उस कैटेगरी वाले कॉलम में अगर आप कोई वैल्यू को रेफर कर रहे हो तो उसके लिए हम एट द रेट का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हम किसी टेबल को किसी दूसरी टेबल को रेफर कर रहे हैं तो हम पहले उसका नाम लिखते हैं टेबल 3, और उसमें ये बताने के लिए कि क्या इंक्लूडेड है उसके लिए हम हैशटैग ऑल डालते हैं, और हैशटैग ऑल का मतलब है सब कुछ जो उस टेबल में है वो हमें चाहिए। अब मान लो कि मैं टेबल में से सिर्फ 2 रो लेता हूं, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? E5 to H7। E5 कोलन के साथ में H7 लिखा हुआ है। यहाँ पे अब टेबल 3 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पूरी टेबल को सेलेक्ट नहीं किया। जब मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट करूँगा, देखो D रो
को भी मैंने इंक्लूड करके जब टेबल में डाला है तो क्या लिखा हुआ है, टेबल 3 स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स, उसमें लिखा हुआ है हैशटैग ऑल, यानी कि सब कुछ इंक्लूडेड है। अब अगर मैं सारी रोज को सेलेक्ट करता हूं बट कुछ कॉलम्स को ही सेलेक्ट करता हूं, सारे कॉलम्स नहीं सेलेक्ट करता, तो देखो क्या लिखा हुआ है, हैशटैग ऑल तक मामला सेम है, फिर उसके आगे कॉमा लगाकर कुछ और भी बताया हुआ है ना। क्या बताया हुआ है, कैटेगरी से लेकर ट्रैवल अलाउंस। सो कैटेगरी कोलन ट्रैवल अलाउंस का मतलब है कैटेगरी वाले कॉलम से लेकर ट्रैवल अलाउंस वाले कॉलम तक सब कुछ सेलेक्टेड है। समझ रहे हैं? तो ये आप जब कभी टेबल को सेलेक्ट करेंगे अपनी, तो ऐसी वैल्यूज़ नज़र आएंगी। अगर आपने उसको फॉर्मेट एज टेबल नहीं किया है तो वही सेल के नाम नज़र आएंगे, E5 से लेकर H9। ठीक है, तो चीज़ों को नोटिस करो, उनके बारे में सवाल करो, यही क्लास का मतलब है। क्लास का मतलब ये नहीं है कि YouTube वीडियो चल रही है, मैं तुम्हें राम कहानी सुना रहा हूँ और तुम बैठ के सुन रहे हो और क्लास ख़त्म होने पर जय राम जी की करके चले जाएंगे। क्लास का मतलब है कि हम मिल रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो सीखना तो तभी होता है जब कोई सवाल पूछता है और कोई जवाब देता है। ठीक है, अब मैं अपने आप ही बड़बड़ाता रहूँगा तो वो काम नहीं करेगा, वो फिर क्लास नहीं है, वो YouTube वाला वीडियो है। YouTube वाला वीडियो बहुत पड़ा है इंटरनेट पर क्लास करने को कम मिलती है, इसके आपने पैसे दिए। ठीक है, सो ट्राई एंड बी मोर इंटरेक्टिव। सवाल पूछिए। सवाल कब आएंगे? सवाल तब आएंगे जब आप चीज़ों को अपने हाथों से करेंगे। मैंने आज फाइल शेयर करी है, ये वाली फाइल भी अभी शेयर करूँगा। तो YouTube के वीडियोस के प्लेलिस्ट मैंने डाल दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो भी कोई पुरानी क्लास हो जो मिस हो गई हो तो उसको भी आप देख सकते हो। और मैं रोज़ के रोज़ कोशिश करूँगा कि हर क्लास की वीडियो डाल दूँ YouTube वाले चैनल पे। ठीक है, ऑल ओके? क्लास एंड करें फिर? हाँ भी नहीं बोलोगे हैं? हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, ऐसे ही शांत शांत रहते हो। बाकी क्लासों में भी हैं। देखो बाकी क्लासेस में तुम क्या करते हो वो तुम्हारा बिजनेस, उन टीचर्स का प्रॉब्लम, बट मेरी क्लास में तो शांत नहीं रहना है। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलते रहो, बताते रहो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तभी क्लास में मज़ा आता है, नहीं तो मैं भी रिकॉर्ड करके डालता रहता हूँ यूट्यूब पे, देख लेना। ठीक है, चलो, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।